गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है इस वीडियो में आपका कक्षा 9वीं में जो हम पुस्तक क्षितिज करने जा रहे हैं। क्षितिज में गद्य खंड, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्षितिज का जो है बुक ये दो भागों में बटी हुई है, एक गद्य खंड और एक पद्य खंड है। गद्य खंड के अंदर हमारे क्या आते हैं, हमारे लेसन आते हैं, यानी कि कोई पाठ है, कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, कोई कथा है, इस तरह के ये लेसन आते हैं। तो इसमें पाठ जो दूसरा है वो हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लहासा की ओर। इसका मतलब है, यानी कि लहासा क्या है, एक जगह है, एक तिब्बत की क्या है, ये राजधानी है। तो उसके बारे में क्या है, लेखक इसके क्या है, इसके लेखक है राहुल सांस्कृत्यायन जी। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने जो ये लेसन लिखा था, यानी कि ये जो लिखा है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि तिब्बत की राजधानी लहासा की मनोहारी व रोचक यात्रा का वर्णन करना। तो यहाँ पर राहुल सांस्कृत्यायन जी और एक इनके दोस्त यानी कि मित्र हैं, वो भी इनके साथ हैं। तो ये नेपाल के रास्ते होकर के तिब्बत में जाते हैं और वहां की राजधानी जो लहासा है वहां पर ये क्या है, अपनी इनकी ये मंजिल है, लास्ट है। तो उसकी जो रास्ते में जो इनकी यात्रा है, तो उसका उन्होंने मनोहारी चित्रण किया है। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी क्या हैं, ये एक घुमक्कड़ी स्वभाव के हैं। घुमक्कड़ी यानी कि पूरा दिन क्या है, पूरी उम्र इन्होंने घूमने का ही काम किया था और उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र भी लिखा था। तो इसका अभी मैं आपको राहुल सांस्कृत्यायन जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, सुनिए, राहुल सांस्कृत्यायन जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्होंने जो लहासा की ओर जो पाठ लिखा है, इसमें इन्होंने अपने ही क्षेत्र के कुछ शब्दों का प्रयोग किया है और घुमक्कड़ी स्वभाव होने के नाते इन्होंने कुछ एक यात्रा के अपने अनुभव जो आपके सामने रखे हैं, वो इनके जीवन परिचय पढ़ने से भी थोड़ा कुछ पता लग जाएगा। देखिए, श्री राहुल सांस्कृत्यायन का आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर्श के साथ इनका नाम लिया जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे। घुमक्कड़ यानी कि घूमने फिरने वाले थे। उन्होंने अपनी इस प्रवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। श्री राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 यानी कि 1893 में गांव पंदा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश में के ये क्या थे, रहने वाले थे। तो उनका असली नाम केदार पांडे था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की। तत्पश्चात काशी, आगरा और लाहौर में उच्च शिक्षा ग्रहण की। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, यानी कि बौद्ध भिक्षु बन गए थे ये। तब से ही ये केदारनाथ पांडे से राहुल सांस्कृत्यायन बन गए थे। उन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो इसी प्रकार आप भी, ये नहीं है कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में ही हमारा ज्ञान होना चाहिए, आपको प्रत्येक भाषा आनी चाहिए। जैसे देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने यहाँ पे एक बात क्लियर कर दी है कि जैसे हम ज्यादा घूमेंगे फिरेंगे तो हमारे को वहां के लोगों की रीति रिवाज के साथ साथ उनकी भाषा का भी हमारे को ज्ञान होगा। कुछ ना कुछ शब्द या वाक्य हमारे को जरूर याद होंगे। तो इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था।
माँ भारती के इस पूत की मृत्यु सन 1963 में हुई थी। उन्होंने आजीवन साहित्य की रचना की थी। देखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो इन्होंने अपनी जो लेखनी है वो अनेक विधाओं में चलाई थी। अनेक विधाओं का मतलब क्या है, यानी कि इन्होंने कविताएं भी लिखी, इन्होंने कहानियां भी लिखी, इन्होंने यात्राएं भी लिखी, इन्होंने उपन्यास भी लिखे। तो इनके कुछ एक जो मेरे पास हैं रचनाएं हैं, जैसे मेरे जीवन यात्रा, ये 6 भागों में, 6 पार्ट्स में लिखी थी इन्होंने। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरीके से इनकी प्रमुख रचनाएं आपने याद करनी है, इनकी पढ़नी भी है। ये देखिए साहित्यिक विशेषताएं, इनकी साहित्यिक विशेषताएं, इनसे इनके जीवन परिचय को पढ़ के हमारे को थोड़ा सा पता लग गया कि इन्होंने इनकी जो इतनी भी रचनाएं हैं इनमें लगभग यात्राओं का ही वर्णन मिलेगा। देखिए यात्रा वृत्त लेखन कार्य में राहुल सांस्कृत्यायन जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना की। इसमें उन्होंने घुमक्कड़ी से होने वाले लाभों का सविस्तार वर्णन किया। यही नहीं है कि यात्रा करने से, यानी कि घुमक्कड़ी यानी कि यात्रा करने से, ट्रैवलिंग करने से हमारे को क्या क्या लाभ होंगे, उन्होंने ये भी बताया है अपनी रचनाओं में। तो कहने का भाव है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले यात्रा करते समय जो अनुभव होते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। घुमक्कड़ी में मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थानों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो यात्रा करने से हमारे को अकेला मनोरंजन ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी जो ज्ञान है हमारे को मिलता है। तो आगे देखिए इनकी भाषा शैली, राहुल जी को विभिन्न भाषाओं का गहन ज्ञान था। हिंदी के प्रति उनका विशेष लगाव था। उन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, किंतु यात्रा वृत्तांतों में विभिन्न स्थानों की बोलियों एवं भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग प्रसंगानुकूल किया है इन्होंने। तो देखिए ये नहीं है कि अकेला हिंदी में ही इन्होंने सारा कुछ लिखा है, यानी कि जो भी इन्होंने लेसन लिखा हिंदी भाषा में जो लिखा है, तो उनके अलग अलग जहां स्थानों पर गए थे उस स्थानों के बोलचाल के शब्द, आम बोलचाल के शब्द भी इन्होंने अपनी उस रचना में लिए हैं। तो देखिए लहासा की ओर जो ये हमारा यात्रा वृत्तांत है जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, इसका मेन जो सार है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और इसकी बुक भी आप पढ़िएगा तो आपको ये मैं सार पढ़ के सुना रहा हूं। बड़ा मनोरंजन है, बड़ा मनोहारी है, बड़ा सजीव और बहुत ही रोचक है। लहासा की ओर राहुल सांस्कृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा है, जो उन्होंने 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। 1929 से या 30 के बीच में इन्होंने की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म भेष में की थी, यानी कि भिखारी बन के गए। देखो एक जो लेखक और कवि होता है वो बहुत सारे अपने रूप बदल सकता है, बहुत एक परफेक्ट कलाकार होता है ये। तो देखिए इन्होंने जो यात्रा इन्होंने करनी थी वो उन्होंने भिखमंगे के रूप में की थी। तो इसमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन अत्यंत रोचकता पूर्ण किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी तब फ्री क्लिंगपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था। ये फ्री क्लिंगपोंग जो है ये कोई स्थान का नाम है, वहां कोई इनका प्रवेश द्वार बना हुआ है तिब्बत यात्रा के लिए। इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ये तिब्बत जाती थी। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियों और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे, किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं और उसमें किसान रहते हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां जातिगत भेदभाव नहीं है और न ही स्त्रियां वहां पर्दा करती हैं। वे आपके लिए निसंकोच
खाना पका देंगी व चाय बना देंगी, वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। यानी कि पहली बात, जो तिब्बत के रास्ते यानी कि जा रहे हैं, लहासा की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही क्या हैं, दयालु हैं, सेवा भाव के हैं, और वो उनमें किसी प्रकार का जाति भेद नहीं है, मतलब समाज बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, परित्यक्त चीनी किले से चाय पीने के पश्चात जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। उसी दिन वे थोंगला एक स्थान का नाम है, थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति कौन है? सुमति राहुल सांस्कृत्यायन जी का एक मित्र है जो इनके साथ गया है। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली, लेकिन 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजरा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी। यह वहां के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए, जब ये भिखमंगे के रूप में वहां पर गए थे तो लोगों ने अच्छी सेवा की थी, इनको रहने के लिए स्थान दिया था। 5 साल पहले जब लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी वहां पर गए थे तो इनको वहां पर ना रहने के लिए स्थान दिया था, ना किसी ने इनकी सेवा की थी। तो वहां की मनोवृत्ति क्या है कि देखिए, जो भिखमंगे होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके प्रति भी उन लोगों की दयालुता यहाँ पर स्पष्ट नजर आती है। तो लेखक को अब सबसे खतरनाक मार्ग डाड़ा थोंगला पार करना था। डाड़ा थोंगला क्या है? एक ऊंची जगह है। थोंगला, डाड़ा का मतलब ऊंचा स्थान। तो वहां वो क्या है, बहुत ऊंची जो पहाड़ियां हैं वो पार करनी थी इनको। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डाड़े हैं। डाड़े का मतलब होता है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंची ऊंची जगहें। यहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों और कोई गांव नहीं है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ऐसे स्थान पर हुए खून की वहां परवाह नहीं की जाती और न ही सरकार इस और कोई ध्यान देती है। हथियार का कानून न होने के कारण वहां लाठी की भांति लोग पिस्तौल व बंदूक रखते हैं। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह भिखमंगे के वेश में था। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़े पर सवार होकर चले और दोपहर तक डारे से ऊपर जा पहुंचे। वह हजारों मील तक पहाड़ ही थे। भीटे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल नंगे थे। डारे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी किंतु उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया था। यानी कि घोड़ा बिल्कुल सुस्त था, थोड़ा धीरे चल रहा था, इसलिए जो लेखक है अपने साथियों से बिछड़ गया। आगे चलकर 2 मार्ग फूट रहे थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। उसने लौटकर सही मार्ग पकड़ा। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमति से साय के 4-5 बजे मिला। वह उस पर लाल पीला हो उठा, यानी कि उसको गुस्सा आ गया। सुमति उनके मित्र को लेखक पर गुस्सा आ गया कि इतनी देर से क्यों आया, लेट बहुत हो गया। किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। लंकोर भी एक क्या है, स्थान का नाम है, जगह का नाम है, में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। ये वहां के क्या है, खाने पीने के वस्तुओं के नाम हैं। चाय सत्तू यानी कि कोई आटे और मूली का बनाया जाता है, उसे चाय सत्तू बोलते हैं। थुक्पा भी इसी तरीके से चावल का इस तरह का बनाया जाता है। अतः लेखक तिंगरी क्या है, एक स्थान का नाम है। तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी था। वहां सुमति के अनेक यजमान थे। यजमान का मतलब जानने पहचानने वाले लोग।
जिनके पास वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि वो एक बार चला जाता तो वो जल्दी से वापस नहीं आता था, इसलिए उसको कहा कि नहीं, अब की बार नहीं जाना। हाँ, इतना अवश्य कहा कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों में वह गंडे बांट सकता है। गंडे, गंडे का मतलब जिस तरह आप तबीत बनाते होते हैं, उसी तरह से वहां के लोग जो तबीत बनाते हैं उसे गंडे बोलते हैं। सुमति ने यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया नहीं मिला। भरिया का मतलब होता है कूली, जो भार वगैरह वगैरह उठाता है, बैग वगैरह वगैरह किसी के उठाता है। वे सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप बहुत तेज हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। ललाट धूप से जलता रहा। ललाट का मतलब होता है माथा, सिर, उनका धूप से जलता रहा। तिब्बत की जमीन बहुत से छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी जमीन पर खेती स्वयं कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षुक को भेज दिया जाता है। वह किसी राजा से कम नहीं होता। यानी कि भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म का जो भिक्षुक होता है, तो वहां के जमींदार लोग भी उनको क्या है, बहुत बड़ा इंसान मानते हैं। सुमति के यजमान शेखर की खेती का मुख्य भिक्षुक बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी बहुत प्रेम से मिला। वहां उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कंजूर यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद, कंजूर, कंजूर क्या होता है? बुद्ध वचन अनुवाद, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जो वचन कहे थे उनका उनकी भाषा में अनुवाद, ट्रांसलेट करके हुए वहां पे बड़ी बड़ी पुस्तकें रखी हुई थी। कि हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखी थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम, 15-15 सेर का मतलब 15-15 किलो से कम नहीं था। लेखक उनमें रम गया तथा सुमति दूसरे दिन अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। तो अब क्या है, अब लेखक को उस पे गुस्सा आया कि इतना जल्दी क्यों लौट आया। क्यों? क्योंकि जो लेखक है, लेखक को पढ़ने के लिए किताबें मिल गई। अब लेखक को पढ़ने के लिए जब किताबें मिल जाती हैं तो ऐसा लगता है कि उनको उनका भगवान ही मिल गया। लेकिन फिर वो सुमति वापस आ गया तो उनको बीच में ही वो छोड़ने पड़े, इसलिए उनको सुमति पे गुस्सा आया। टिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर वापस चल दिए। तो इस तरह से उनकी ये लहासा की और ये यात्रा हुई पूरी। तो इस प्रकार इसको आप भी अच्छे से अपनी बुक में से भी पढ़िए। बहुत रोचक इसके अंदर यात्रा वृतांत, यात्रा का वर्णन राहुल सांस्कृत्यायन जी ने किया है। धन्यवाद।